Namaste to all of you. Welcome back to Intro Plus Academy, where we teach daily used English sentences. Today we shall discuss 10 common English expression used in our daily life. So let's start with number 1. आज का पहला जो अपना एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति होगा वो होगा मन नहीं बढ़ता। ये इस प्रकार के एक्सप्रेशन होते हैं जो स्टैंडर्ड इंग्लिश और हिंदी की जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। अभिव्यक्तियों के स्तर पे अंतर होता है, संस्कृति के स्तर पे अंतर होता है और अभिव्यक्ति और संस्कृतियों के स्तर पे होने वाले इस डिफरेंस के कारण जो बोलचाल की आम भाषा होती है उस भाषा में जो एक्सप्रेशन होते हैं या अभिव्यक्तियां होती है उनमें काफी परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए किसी भी भाषा का एक भाषा से दूसरी भाषा में लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता या उसका शब्द से अनुवाद नहीं किया जा सकता। जैसे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है या मेरा सिर चक्कर खा रहा है तो माई हेड इज ईटिंग सर्कल, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो नहीं बनते। हमें प्रत्येक हिंदी सेंटेंस को उसका संदर्भ समझ के, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के, उसका रेफरेंस समझ के हमें उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर उसकी फीलिंग्स या उसकी अंडरलाइंग थीम क्या है, उस थीम को डिटेक्ट करने के बाद ही किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे। तो आज हम जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, मन नहीं बढ़ता। जब हिंदी में इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं तो उसको अंग्रेजी में किस जगह बोला जाता है? तो मन नहीं भरना जो ये सेंटेंस है, इसका जो अंडरलाइंग थीम है या इसका जो कंसेप्ट है या इसका जो बेसिक कंटेंट है वो है डिससेटिस्फेक्शन। किसी भी चीज को करके हम संतुष्ट नहीं हो पाते, तृप्त नहीं हो पाते, तो उसको मतलब इस डिससेटिस्फेक्शन, इस अतृप्ति, इस असंतोष को व्यक्त करने के लिए इस बोलचाल की भाषा में जब हम बोलते हैं कि मन नहीं बढ़ता, तो इसी को अगर हमें अंग्रेजी भाषा में कहना होगा तो हम उसके लिए जो फ्रेज यूज करते हैं वो होता है कांट गेट इनफ ऑफ, यानी उससे मेरा पर्याप्त नहीं हो पाता हूं। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त। अब इसका आप ट्रांसलेशन देखिए हिंदी के अंदर, या एक उदाहरण देखिए। तो ही कांट गेट इनफ ऑफ डांसिंग, यानी डांसिंग से, नाचने से, नृत्य करने से उसका जी नहीं बढ़ता, उसका दिल नहीं बढ़ता। अब यही सेम फॉर्मूला आप लगा के इधर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई भी लगा के उसके बाद ये जो आप पूरी की पूरी फ्रेज है, ये पूरी फ्रेज ऐसे सब्जेक्ट के बाद आप वापस रख सकते हो और उसके बाद कोई भी नाउन या जीरेंड, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी मेन वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं, और ये हो गया आपका मुख्य क्रिया, और ये आपका पूरा हो गया ऑफ से, ये ऑफ हो गया, इनफ हो गया आपका एडजेक्टिव, और ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और डांसिंग हो गया एक जीरंड अर्थात कृदंत, जो इस पूरे सेंटेंस में इस ऑफ से लेकर डांसिंग तक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रीपोजिशन खुद होता है और दूसरे भाग के अंदर प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट होता है। इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर मोस्टली नाउन होता है, और नाउन के क्या कहते हैं ग्रामर में अलग अलग प्रकार हैं। तो बेसिकली हमें यह समझना है कि उसके आगे नाउन का यूज हो रहा है। अब आप पुनः इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी फ्रेज उतार देनी, फिर ऑफ डांसिंग, ऑफ स्मोकिंग, ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग करने से मेरा दिल नहीं बढ़ता, आई कांट गेट इनफ ऑफ टीचिंग। उसका बुराई करने से मन नहीं बढ़ता, उसका खाना खाने से मन नहीं बढ़ता, ही कांट गेट इनफ ऑफ ईटिंग, ही कांट गेट इनफ ऑफ स्टडिंग, यानी स्टडी करने से उसका मन नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार के डिससेटिस्फेक्शन या असंतोष से रिलेटेड जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो ही कांट गेट ऑफ का यूज करेंगे। अब चलते हैं अपन दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे, वो है पे हैवी प्राइस, यानी जब भी हम किसी चीज के लिए डैमेज के संदर्भ में बात करते हैं कि भी आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ने का अभिप्राय हिंदी के अंदर अलग अलग संदर्भों में यूज किया जाता है। एक तो मॉनेटरी टर्म या वित्तीय मूल्य के संदर्भ में, या मौद्रिक रूप में कोई चीज महंगी पड़ती है, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, यानी ये 10 रुपए की वैल्यू है
और कहीं पे ये 10 रुपए में मिल रहा है, कहीं पे 15 रुपए में मिलता है, तो उस संदर्भ में भी हम बोल सकते हैं कि इस दुकान से खरीदोगे जहां पे 10 रुपए में मिल रहा है तो यहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा, और बगल वाली दुकान पे जहां पे 15 रुपए में मिल रहा है वहां से आप अगर खरीदोगे तो यही चीज आपको 15 रुपए में मिलेगी। तो उस संदर्भ में भी हम बोलते हैं कि यह मार्कर आपको महंगा पड़ेगा। दूसरा, हम अपनी कॉमन पार्लेंस में यूज करते हैं कि मेरे से दोस्ती करना, मेरे से दुश्मनी करना आपको महंगा पड़ेगा। तो यहाँ महंगा पड़ने का अभिप्राय यह नहीं है कि आपको मॉनेटरी टर्म्स या फाइनेंशियल वैल्यू के रूप में आपको महंगा पड़ेगा। यहाँ पे महंगा पड़ने का अभिप्राय है कि आपको डैमेज कर देगा आपके व्यक्तित्व, या आपको दुश्मनी निकाल के उसका कोई प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। तो उस प्रकार के सेंटेंस को आप बोलेंगे तो बोलेंगे कि टू पे ए हैवी प्राइस, यानी एक बहुत ही बड़ी हैवी प्राइस, यानी बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वी विल हैव टू, यानी हमें वी विल हैव टू यानी चुकाना पड़ेगा। हैव टू का यूज कहाँ होता है? कोई काम पड़ेगा, कंपल्सन होती है, वहां पे हैव टू का यूज होता है। ये चीज अपने को ध्यान रखना, आगे वाली क्लासेस के अंदर अपन हैव टू, हैज टू, विल हैव टू, इनका क्या कहते हैं पूरा कंप्लीट अपन समझेंगे। तो वी विल हैव टू पे ए हैवी प्राइस, यानी एक बहुत बड़ा हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा या हमें महंगा पड़ेगा फॉर कटिंग फॉरेस्ट, यानी आज की जो जनरेशन जिस तरह से इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रही है और अंधाधुंध आज अपने जो कल्चरल है, मतलब आप ये समझिए कि उपभोक्तावादी संस्कृति जिसे हम कह सकते हैं, वो उपभोक्तावादी संस्कृति आज हमारे ऊपर हावी हो रही है। जिस तरह से कैसे हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं वापस मौसम के स्तर पे, इकोनॉमी के स्तर पे, फैमिली के स्तर पे, अपने हेल्थ के स्तर पे कहीं ना कहीं अपने आप को अफेक्ट कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक रूप में, एक टोटलिटी के अंदर क्या है, उस चीज के लिए एक पेड़ काटने के लिए, एक प्रकृति का जो सेक्टर है उसको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए हमें कितने कितने जो लाइफ के डिफरेंट डायमेंशन है, जो मतलब डिफरेंट वॉक्स है ऑफ लाइफ, वर्किंग ऑफ लाइफ है, उनके ऊपर हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस संदर्भ में जब भी हम बात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि वी विल हैव टू पे हैवी प्राइस फॉर कटिंग फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को कट करने के लिए, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए, वृक्षीकरण करने के लिए हमें बहुत ही हैवी मूल्य या बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरे वाले के ऊपर आते हैं, समझा जाना और माना जाना। देखिए, समझा जाना, माना जाना और रियली होना, इसके अंदर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे ये बोर्ड सफेद है, ये आप जानते हैं या मानते हैं? देखो, जानने और मानने का भी क्या कहते हैं, फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। हम सामान्यतः चीजों का यथार्थ रूप में, उनके वस्तुनिष्ठ रूप में जानते नहीं है, सिर्फ मानते हैं। और हमारा मानना, हमारी मान्यता, हमारी जो पूर्व की जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, या जो हमें इन्वायरमेंट से या कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसी इंफॉर्मेशन को हमारा सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस करता है, प्रोग्रामिंग करता है। उसी प्रोग्रामिंग के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन होते हैं या वो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, वो हमारी क्या है, मान्यता बनाती है। मान्यता बनाते बनाते हम किसी चीज को अच्छा समझने लगते हैं, बुरा समझने लगते हैं। ओरिजिनली अपने वास्तविक रूप में, अपने यथार्थ रूप में कोई भी चीज अच्छी या बुरी होती नहीं, उसको सिर्फ समझा या माना जाता है। अलग अलग डिफरेंट उसको अलग अलग परिस्थितियों में एक ही चीज एक ही आदमी के लिए अलग अलग समय में, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। खैर, वो रहा अलग मामला। हम समझते हैं समझा जाना या माना जाना होता है जब भी इस तरह का सेंटेंस, तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे? समझा जाना या माना जाना को हम बोलेंगे डीम्ड टू बी, यानी जैसे सरदार पटेल इज डूम्ड टू बी आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, और ये हो गया आपका पैसिव इंफिनिटिव, और ये क्या हो गया आपका इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया वापस प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आप समझ पा रहे हैं, जब भी हम कोई बात बोलते हैं, जैसे अगर हम ये बनाना चाहें कि महात्मा गांधी इज डीम्ड टू बी आयरन फादर ऑफ इंडिया, तो वो आयरन मैन तो कौन थे? सरदार पटेल, और दूसरा महात्मा गांधी क्या थे? राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो महात्मा गांधी इज डीम्ड टू बी फादर ऑफ दिस नेशन। जैसे दूसरा सेंटेंस, ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है,
तो ताजमहल इज डीम्ड टू बी द सिंबल ऑफ लव। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम माना जाना या समझा जाना होता है, तो उसके लिए हम डीम्ड टू बी का यूज करते हैं। डीम्ड टू बी के बाद वर्ब थर्ड का यूज होता है, या पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बोले तो उसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है जिसके अंदर ईडी लगा होता है या टी लगा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ईडी या टी जिसके एंड में वर्ब के लगा होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है जनरली। ये साफ जनरली बता रहा हूं, इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। जब हिंदी में हम कहते हैं किसी भी चीज की संभावना को अपन मतलब सिरे से खारिज कर देते हैं या बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि इस तरह की चीजें हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता, असंभव है, मुश्किल है, यानी उस संभावना के होने की संभावना से ही इनकार कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं हिंदी में सवाल ही नहीं उठता। जैसे उसके देशद्रोही होने के सवाल ही नहीं उठता, जैसे जेएनयू के बालक देशद्रोही होते हैं, ये तो सवाल ही नहीं उठता। या जैसे भारत के नागरिक अपने देश से धोखा कर लें, ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी ये तो क्वेश्चन से ही बाहर है, कभी इस चीज का तो सवाल ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन से भी बाहर है। जब हिंदी में ये होता है तो अंग्रेजी में उसका अपन इस तरह की फ्रेज बनाए जाते हैं। अब आप ये देखिए, चीटिंग इन एग्जामिनेशन, ये आप एक उदाहरण के तरीके से देखिए, चीटिंग इन एग्जाम इज आउट ऑफ क्वेश्चन नोवाडेज, यानी आजकल, नोवाडेज का मतलब होता है आजकल, चीटिंग यानी नकल करना एग्जाम के अंदर, इज आउट ऑफ क्वेश्चन यानी आजकल एग्जाम के अंदर नकल करना, चोरी करना या अवैध साधनों का उपयोग करके अपने एग्जाम देने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसे इस तरीके से समझिए कि चीटिंग आजकल चीटिंग करना, आज के जमाने में एग्जाम में चीटिंग करने का तो सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। जब इस तरह का हम बोलचाल की बात करते हैं ना कि आजकल तो एग्जाम में चीटिंग करने का सवाल ही नहीं उठता, बाहर जाने पे क्या कहते हैं, आपके कान के भी खुलवा लिए जाते हैं, नाक के खुलवा लिए जाते हैं, टोपी उतरवा ली जाती है, आपकी चप्पल उतरवा ली जाती है और ना जाने क्या क्या उतरवा लिया जाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम बनाएंगे आउट ऑफ क्वेश्चन से। अब हम बात करते हैं मन ही मन, अंदर ही अंदर होता है कई चीजें कि हम मन ही मन किसी चीज के बारे में सबसे पहले धारणा बनाते हैं। विचारों का 3 स्तर होता है। सबसे पहले तो होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, उस प्रोसेस हुए रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम मन ही मन किसी के बारे में विचारणा बनाते हैं, धारणा बनाते हैं, तो उसी मन ही मन को कहते हैं कि जैसे मन ही मन मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूं, यानी उस व्यक्ति ने मेरे को कुछ कहा या मैंने उसको कुछ कहा या उसके बारे में मुझे कोई नकारात्मक सूचना मिली या वो मेरा किसी प्रकार का अहित कर रहा है, डैमेज कर रहा है, और उस सूचना के आधार पर मेरे मन में उस व्यक्ति की छवि के प्रति जो बनी है वो एक नकारात्मक व्यक्ति की बनी है, मैं उसे नफरत करने लग गया, उससे मेरी कोई वांटेड सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है, मेरी कोई उस व्यक्ति से मैं इच्छा पूर्ति करवाना चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है, तो उसके कारण मैं उस व्यक्ति से नफरत करने लग गया हूं। तो मैं बोलता हूं कि मैं मतलब अंदर ही अंदर उस आदमी से नफरत करता हूं, मैं उससे बचना चाहता हूं। तो इस तरह के सेंटेंस जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे आई इनवर्डली डिसलाइक्स हिम और आई इनवर्डली हेट्स हिम। तो जैसे कोई मुझे अंदर ही अंदर पसंद करता है, मन ही मन या अंदर ही अंदर, तो शी इनवर्डली लाइक्स मी, यानी वह अंदर ही अंदर, मन ही मन मुझे पसंद करती है। राजू अंदर ही अंदर मुझे नफरत करता है, तो राजू इनवर्डली हेट्स मी। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, ये इनवर्डली है, इसको हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आपको लगाना है। ये एडवर्ब है, ये चीज आपको ध्यान रखना, एडवर्ब है। एडवर्ब की भी 2-3 अलग अलग पोजीशनें होती है, कहीं पे पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो वो सर्वप्रथम आता है, कहीं पे सब्जेक्ट प्री फाइनाइट होता है, पोस्ट फाइनाइट होता है, तो वो अलग अलग पोजीशन उसकी होती है। तो वो बहुत ही ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, उसको भी अपन समय के साथ समझेंगे। तो अभी के लिए आपको मात्र इतना ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब है, इसको इस मेन वर्ब से पहले आपको लगा देना है।
और ये तो ऑब्जेक्ट है, ये आपको मालूम है, और कर्ता या सब्जेक्ट तो है, उसको सर्वप्रथम रखना ही है। तो आशा करता हूं कि यह आपको सही तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी थोड़ा मामला क्लियर हुआ होगा। अब अगला है कि हमारे तो टीचर ऐसे ही है, ऐसे ही पढ़ाते हैं, या हमारे तो नेता ऐसे हैं तो ऐसे ही है। जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, अब जो है सो है, हम उसे एक्सेप्ट कर चुके, उसके जो यथार्थ स्वरूप है या जैसा भी वो है अगला व्यक्ति, उसी व्यक्ति के गुणों अवगुणों के साथ हम उसे आत्मसात कर चुके हैं, अंगीकार कर चुके हैं। तब हम बोलते हैं ना कि अब जो है सो है, ठीक है, चल रहा है, जो है सो है। जब हम कॉमन पार्लेंस में इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो उन सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए जिस अभिव्यक्ति का यूज किया जाता है वो है इट इज व्हाट इट इज। अब आपको इसको सेंटेंस के इसका ट्रांसलेशन के थ्रू इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। अब है सो है, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में इट इज व्हाट इट इज। अब आप ये देखिए, माई हस्बैंड इज ए कंपल्सिव ड्रिंकर, यानी मेरा पति एक कंपल्सिव ड्रिंकर है, यानी आदतन पियक्कड़ है, यानी मतलब उसकी आदत है। कंपल्सिव यानी किसी भी चीज का उसके अंदर एक कंपल्सन डेवलप हो जाता है, मतलब ऑब्सेशन डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं कंपल्सिव। तो माय हस्बैंड इज ए कंपल्सिव ड्रिंकर, यानी आदतन पियक्कड़ है, बट लेकिन अब जो है सो है, माय हस्बैंड इज ए कंपल्सिव ड्रिंकर बट इट इज व्हाट इट इज। यहाँ पे ध्यान रखना, 2 बार इट इज आया है, इट इज व्हाट इट इज, ये आपको व्हाट बीच में ध्यान रखना है, बाकी इट इज और वापस इट इज लगा देना है। तो माय हस्बैंड इज ए कंपल्सिव ड्रिंकर बट इट इज व्हाट इट इज, वी कांट हेल्प, यानी हम कुछ नहीं कर सकते, वी ट्राइड आवर बेस्ट टू कंपील हर मतलब करेक्ट हिज हैबिट्स। सो प्यार हो जाए और वो हमें मना कर दे या किसी और के साथ चल दे, तो हम कहते हैं तुझे बर्बाद करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह के जब कसर नहीं छोड़ना यानी अपने प्रयत्न, मतलब डूइंग योर एफर्ट एज मच एज पॉसिबल फॉर यू, यानी जितना आपसे संभव हो आप उतने प्रयास कर रहे हैं या करने की जब बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोई कसर नहीं छोड़ना, या मतलब टू पुट योर एफर्ट एज मच एज पॉसिबल फॉर यू। तो उसके लिए जिस अभिव्यक्ति का हम यूज करते हैं वो है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी ये उसको ढूंढने के लिए या करने के लिए कोई भी ऐसा स्टोन नहीं होगा जिसको मैंने अनटर्न नहीं किया हो, यानी उसको पलटा नहीं हो। तो यहाँ पे शाब्दिक रूप से आपको ये नहीं लेना है कि मतलब कसर छोड़ने का और पत्थर को पलटने से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये कल्चरल डिफरेंस के कारण ऐसा यूज हुआ है। अब आपको इसका एक सेंटेंस बना के बताते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें घुमाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें टीच करने में या मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जैसे यही सेंटेंस बनाते हैं। तो आई विल, बताइए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, विल, आई विल नॉट या वॉन्ट भी बोलते हैं इसको, आई वॉन्ट लीव, ये क्या हो गया, मेन वर्ब, आई वॉन्ट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू टीच यू इंग्लिश। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है विल। ये क्या हो गई, ये वापस एक नेगेटिव एडवर्ब हो गई, एडवर्ब की नेगेटिव टाइप का प्रकार। और ये हो गई आपकी मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, नो, एक आपका नाउन फ्रेज हो गया है। और ये क्या है, नो एक एडजेक्टिव है जो इस स्टोन को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन इस ग्रामेटिकल डिटेल के अंदर न जाते हुए आपको यह समझना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको पूरा का पूरा ये फ्रेज इसके अंदर उठा के रख देना है, और बाद में टू लगा के आपको इंफिनिटिव बनाना है कि क्या काम करने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जैसे मैं खाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा,
तो यहाँ पे खाना क्रिया है या उसका मतलब उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य का आप तो इन्फिनेटिव से बना लेंगे। आई विल नॉट लीव नो स्टोन, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू ईट, यानी मैं खाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह है कि बात बात पर, यानी ऑन एवरी सिंगल मैटर, यानी बात बात पर छाई इन खामोशियों की वजह तुम। तो इस तरह के जब हम सेंटेंस यूज करते हैं, बात बात पर छाई इन खामोशियों की वजह तुम हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कि ऑन एवरी सिंगल मैटर। अरे तुम बात बात पे मतलब गुस्सा क्यों हो जाती हो, अरे तुम बात बात पे चिल्लाते क्यों हो, अरे बात बात पे तुम बिदक क्यों जाते हो। तो इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए हिंदी में हम करते हैं बात बात पे, यानी हर छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे ऑन एवरी सिंगल मैटर, ऑन एवरी सिंगल मैटर। यानी वाई डज ही, जैसे वो हर बात पे गुस्सा क्यों हो जाता है, तो हम बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव, वाई डज ही गेट एंग्री on every single matter। अब देखिए why does he get angry on every single matter, यानी वो हर छोटी छोटी चीज के ऊपर, हर छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा क्यों हो जाता है। तो इस तरह के जो ये कॉमन एक्सप्रेशन है 8-10 आज के क्लास के अंदर बताए हैं। तो आशा करता हूं कि दिस विल इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्लास से आप अपने अंग्रेजी के ज्ञान में कोई वैल्यू एडिशन करके जा रहे हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।